देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया H2 plus O2। वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मैं बैलेंस करूँ, 2 मोलिक्यूल्स एंड 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है हम उसका मास फाइंड आउट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, 1 हाइड्रोजन मोलिक्यूल का मास कितना होता है, 2। देखिए H2, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन एटम्स मींस मोलिक्यूल है तो उसका 2 यूनिट। इट मींस 1 हाइड्रोजन मोलिक्यूल का मास तो होता है 2 ग्राम्स या 2 यूनिट्स बोल सकते हैं। 2 मोलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन एटम से कितना हो जाएगा उसका 32। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आया है हमारे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट्स का मास हाइड्रोजन का 4 हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का कितना हो गया था 32। ठीक है, इनको ऐड अप कर दीजिए, 36 ग्राम क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 ग्राम, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कितना हो जाएगा उसका 36 ग्राम। और अगर आपको इसका नहीं पता है तो आप इस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 18 आ गया वाटर का मास, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी कितना आया है हमारे पास में 36 ग्राम ही आया है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। चाहे हम फिजिकल चेंजेस की बात करें, चाहे हम केमिकल चेंजेस की बात करें, यहाँ हमने केमिकल इक्वेशन लिया है, केमिकल रिएक्शन लिया है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की। मान लीजिए हम यहाँ पे बात करें किसी फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज का मतलब सपोज हम क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं आइस सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हमने आइस ली सॉलिड फॉर्म में और उसको मेजर किया कि उसका वेट कितना है। फिर हमने क्या किया, हमने आइस को हीट करना स्टार्ट किया। आइस को जब हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है। जब वो वाटर में कन्वर्ट हुई तो जितना हमें वाटर मिला, ये लिक्विड फॉर्म में है, जितना हमें वाटर मिला हमने उस वाटर का वेट किया। ठीक है, दोनों का जो वेट था वो हमें क्या मिला, दोनों के मासेस हमें क्या मिले, इक्वल मिले। इट मीन्स चाहे हम बात करें किसी भी फिजिकल चेंज की, चाहे हम बात करें किसी भी केमिकल चेंज की, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लेकिन इस लॉ की क्या है, एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि जब हमने बात की न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास ऑफ प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी लेस देन मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वहां पे हमें क्या मिल रहा था, वहां हमें मिला कि जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका मास इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स के मास के, बल्कि रिएक्टेंट्स के मास से प्रोडक्ट्स का मास क्या है, कम है। तो फिर इसके लिए क्या क्या बोला गया, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई, हमारे पास एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc²। कौन सी इक्वेशन है, पता है ना सभी को, इट इज आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को लेके क्या एक्सप्लेनेशन दी गई कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें प्रोडक्ट का मास क्यों कम है, क्योंकि इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली कुछ मास जो है वो क्या हो गया है, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मास जो कम हो गया है वो एक्चुअल में कहीं और नहीं गया है, वो कहीं बाहर नहीं चला गया, वो मास क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स हम मास को अकेला स्टडी नहीं कर रहे हैं, मास के साथ हम एनर्जी के फैक्टर को भी स्टडी करते हैं। तो उस बेसिस पे इस लॉ में मॉडिफिकेशन कर दी गई और इस लॉ को मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसकी इस लिमिटेशन के बाद लॉ को मॉडिफाइड कर दिया गया और मॉडिफिकेशन में इस लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में टोटल मास और एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द टोटल मास एंड एनर्जी
इन ए रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की बात करें तो उसमें टोटल मास एंड एनर्जी इन ए रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक रिएक्शन में जो टोटल मास है और एनर्जी है वो दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाती है, इट मींस क्या हुआ है कि जो मास है वो कहीं बाहर नहीं गया, वो मास क्या हो गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, E = mc² के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया और उसे क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी लॉ से रिलेटेड हम पहले न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।